आ जाते हैं जी इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स पे, या जिसे हम अंडरस्टैंडिंग डेटा इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स जो किसी ना किसी एक रूल को फॉलो किया जाता है। कोई भी बिजनेस, अगर आप एडहेरेंस, बिजनेस रूल एडहेरेंस अपने डेटाबेस पे लगाना चाहते हैं तो डू व्हाट, हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। एप्लीकेशन कोड लिख लें, सबसे लंबा चौड़ा तरीका है। इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स यूज कर लें, दूसरा तरीका है। ट्रिगर्स लिख लें, तीसरा तरीका है। अब आपकी मर्जी कौन सा वे फॉलो अप करना है। एप्लीकेशन कोड बाज़ का बहुत लेथार्जिक काम करता है। हाँ, चंद एक अगर आपके पास पेट सिचुएशंस हैं, लाइक जैसे कि कॉन्स्टेंट्स कब हेल्पफुल होते हैं, जब आपके पास कोई वेल डिफाइंड रूल्स हों और रूल्स की बाउंड्रीज भी क्लोज्ड हों। जैसे कि मैं एक टेबल है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी। मैं चाहता हूं जी आईडी शुड बी नॉट नल, इसमें कोई वैल्यू नल नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको लाजमी कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। बट ये गारंटी नहीं है कि जी यूनिकनेस हो या ना हो। तो दिस वन इज नॉट नल। नॉट नल ये गारंटी देता है कि वैल्यू नल नहीं होगी। और अगर यूनिक का कांस्टेंट लगा देते हैं तो यूनिक क्या गारंटी देता है कि दो इक्विवेलेंट वैल्यूज, लाइक 101 के बाद 102, बट नल, लाइक अगर एक में नल है, नल मीन नथिंग, कोई चीज स्टोर नहीं। दूसरी रो में भी नल है, बिकॉज नल इज नॉट इक्विवेलेंट टू नल। यूनिक ये गारंटी नहीं देता कि नल वैल्यू अंदर एंटर नहीं होगी, और नल जितनी मर्जी हो, बिकॉज नल नल के इक्विवेलेंट नहीं होती। नल मीन नथिंग, कोई चीज कंपेरेबल ही नहीं, तो आप कंपैरिजन किसके साथ करेंगे। और अगर दोनों कॉन्स्टेंट्स को आप मिला दें कि यूनिक भी हो और नॉट नल भी हो, तो फिर क्या बन जाता है, प्राइमरी की। इट शुड बी योर लाइक पी के प्राइमरी की, ये सिंगल कॉलम प्राइमरी की है। अगर कंपोजिट प्राइमरी की बनानी हो, लाइक यहाँ पे उसका आईडी एंड ई आईडी, दो आईडीज हैं। लाइक अगर यहाँ पे उसका ई आईडी है 100 आईडी है, और अब अगर आप टू कंपोजिट प्राइमरी की लगाते हैं, दो कॉलम्स को मिला के यूनिक जनरेट होना चाहिए, लाइक स्टिल इट्स वैलिड वैल्यू, क्योंकि दोनों को मिलाएं तो यूनिकनेस आ रही है। ठीक है, क्योंकि कंपोजिट है ना, ऑल की हो जाएगी तो पूरे के पूरे होल कॉलम्स पे बनेगी। जब आप प्राइमरी की का कांस्टेंट लगाते हैं तो जिस नाम से कांस्टेंट लगाते हैं, लाइक अगर मैं इसका नाम रखता हूं एम्प अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर पी के, तो पीछे इसी नाम का एक इंडेक्स, एक बी ट्री जनरेट होता है। और ये जितनी की कॉलम, इसे बोलते हैं की कॉलम, की कॉलम की हर वैल्यू को कहते हैं की वैल्यू। हर एक की वैल्यू ट्री की नोड के अंदर होती है। इसी तरह से जब आप यूनिक का कांस्टेंट लगाते हैं तो भी पीछे एक आपके पास कंप्लीट बी ट्री बनता है। अभी तक देखिए आपने पढ़ा जी नॉट नल हो गया, यूनिक हो गया, प्राइमरी की हो गया। व्हाट अबाउट फॉरेन की? ये चीज़ें आप पुराने ज़माने में छोटे होते बचपन में पढ़ के आए हैं, मैं इसलिए इस दोबारा सिंपल यहाँ पे रिफ्रेशल कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कर रहा कि आप मुझसे इसे कहते हैं पूछें, मुझे पूछना चाहिए। हाँ जी, फॉरेन की क्या होगा? लाइक इफ दिस वन इज डेप्ट टेबल, हियर वी हैव एम्प्लॉय टेबल, डेप्ट आईडी, नेम, लोकेशन। से मैं कहता हूँ जी डिपार्टमेंट आईडी 100 है, डिपार्टमेंट आईडी 200 है, इसका नेम अकाउंट्स है, इसका नेम मार्केटिंग है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय की टेबल में एम्प आईडी, देन एम्प्लॉय का नेम एंड डेप्ट आईडी। हियर डेप्ट आईडी इज प्राइमरी की। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है जी हमारे पास 1010 1020 1030, नेम इज अली, नेम इज अहमद, डिपार्टमेंट आईडी क्या है 100 200। हियर इट्स रेफरेंसिंग एज अ फॉरेन की। ठीक है, एज अ फॉरेन की के तौर के ऊपर ये काम कर रहा है। फॉरेन की के लिए जरूरी होता है कि वो किसी एक टेबल में या तो यूनिक हो या प्राइमरी की हो। फॉरेन की सेल्फ रेफरेंसिंग भी हो सकती है उसी अपने टेबल को, जैसे कि एम्प्लॉय के टेबल में मैनेजर आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी, इसमें मैनेजर आईडी का जो कॉलम है वो एज अ फॉरेन की एक्ट हो रहा है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। फॉरेन की बनाएं तो फिर एक काम करें, लाइक आपको पता है कि फॉरेन की बाय डिफॉल्ट दो वैलिडेशंस लेके आती है। अगर बेस रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो वो लुकअप रिकॉर्ड में यूज हो सकता है। अगर इधर 100 है तो यू कैन राइट हियर मेनी टाइम्स 100, रेफरेंस दे सकते हैं। एंड नंबर 2,
अगर कल को आप अपडेट करने लगें तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, से अगर मैं इस वैल्यू को अपडेट करके 300 करने की अटेम्प्ट करूं, 100 को 300 करने की अटेम्प्ट करूं, क्या ये करेगा? क्योंकि इधर 300 वैल्यू नहीं है, वो इधर लॉक करेगा, लॉक करके चेक करेगा, क्योंकि इधर प्राइमरी की बनी हुई है तो बी ट्री को लॉक कर देगा और बी ट्री को चेक करेगा। अगर बेस रिकॉर्ड में मिल गया 300 कर देगा, एल्स एरर दे देगा। और अगर आप यहाँ पे 200 को 300 करने की अटेम्प्ट करें तो फिर क्या करेगा, फिर वो चाइल्ड को लॉक करेगा। अगर आपने फॉरेन की के ऊपर एक बी ट्री बना दिया तो लॉकिंग कम हो जाएगी, क्योंकि फिर वो पूरे टेबल को लॉक नहीं करेगा, फिर सिर्फ इस बी ट्री को लॉक करेगा, लुकअप करेगा वैल्यू। अगर यहाँ पे कहीं पे भी 200 ना हुआ रेफरेंस के तौर पे तो इसको 300 कर देगा, एल्स एरर दे देगा कि भाई इसकी चाइल्ड वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लेकिन यही कॉन्स्ट्रेंट आपका डी शेप भी हो सकता है। अगर आप कैस्केड रेवोकेशन इस पे लगा दें, सॉरी जिसे हम कहते हैं ऑन डिलीट सेट कैस्केड नल, तो फिर क्या होता है कैस्केड इफेक्ट, अगर आप पेरेंट की उड़ा दें, पेरेंट की वाला ये कह लें रोड आएंगे तो ऑल चाइल्ड की वाली भी खत्म हो जाएंगी। या फिर दूसरा क्या होता है कि चाइल्ड में जहां जहां पे पेरेंट की थी वहां पे नल हो जाए। आप इसकी ऑप्शंस खुद सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इट्स कॉल्ड फॉरेन की। और एक होता है हमारे पास चेक का कांस्टेंट। चेक का कांस्टेंट जो सिंपल क्या करता है, आप किसी भी कॉलम पे लगा देते हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे हायर डेट है चेक लगा हुआ है कि हायर डेट सिस डेट से पहले की नहीं होनी चाहिए, या किसी और कॉलम के साथ लाइक एक फायर डेट भी रखी हुई है आपने, एम्प्लॉय को फायरिंग डेट, ठीक है। सो हायर डेट शुड बी अर्लियर वन एज कंपेयर टू द फायर डेट, ठीक है। ये चेक लगाया हुआ है आपने, सो लगा सकते हैं आप। लेकिन ये देखिए 4-5 लिमिटेड काम, डोमेन इंटेग्रिटी, ठीक है, आपकी सिंपल इंटेग्रिटी वेरीफाई हो रही है, बट कॉन्स्टेंट से एक क्वाइट लिमिटेड सिंटैक्स जनरेट हो रहा है, क्वाइट लिमिटेड रूल्स फॉलो हो रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि दिस वन इज एम्प्लॉय टेबल, मुझे एक ऐसा कॉन्स्टेंट लगा दें कि एम्प्लॉय अटेंडेंस लगाए सिर्फ और सिर्फ मंडे से लेके फ्राइडे, अगर 9 AM to 5 PM के दरमियान एंटर हुआ है तो इस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट हों, एल्स ना हो। नो एंट्री एट सैटरडे, नो एंट्री एट संडे। सो आप किसी भी कांस्टेंट से ये काम नहीं कर पाएंगे, आपको इसके लिए लगाना पड़ेगा ट्रिगर, ट्रिगर लिखना पड़ेगा। सो इस जितने भी काम है आपके, लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल, ये सारे काम ट्रिगर भी कर देता है और शायद इससे ज़्यादा अच्छी तरह से करता है। लेकिन ट्रिगर चंद एक बेनिफिट्स हमें नहीं देता, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टेंट्स लगाने पड़ते हैं। वो क्या क्या हैं जी, वो आप इस करंट वन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के 2 पॉइंट्स, लाइक के कॉन्स्टेंट्स जब वायोलेट होते हैं तो उस वक्त क्या चीज़ चेक की जाती है और कॉन्स्टेंट्स की कितनी स्टेट्स होती हैं। कॉन्स्टेंट्स की बाय डिफॉल्ट हमारे पास 4 स्टेट्स होती हैं वैलिडिटी की। बाय डिफॉल्ट जब आप कांस्टेंट लगाते हैं तो वो अनेबल वैलिडेट स्टेट में होता है, और जब आप कांस्टेंट को डिसेबल करते हैं तो डिसेबल नो वैलिडेट की स्टेट में होता है। जबकि हमारे पास 2 इंटरमीडिएट स्टेट्स भी हैं, डिसेबल वैलिडेट एंड अनेबल नो वैलिडेट। देखिए जब कभी भी अपनी प्राइमरी की का कांस्टेंट लगाते हैं तो वो दिस वन लेजेंड में देखिए, ये न्यू डेटा के लिए जो भी डेटा आपने इंसर्ट करना है, और ये एग्जिस्टिंग डेटा जो टेबल में पहले का डेटा है। अगर किसी टेबल पे आपने आज बिजनेस रूल बनाया है कि जी इसका आईडी शुड बी अ प्राइमरी की, पहले प्राइमरी की नहीं था, कांस्टेंट लगाएंगे, वो क्या करेगा, पहले एग्जिस्टिंग डेटा को चेक करेगा। एक भी रो वायोलेट कर गई तो वो ये कांस्टेंट एनेबल नहीं करेगा। किस स्टेट में, एनेबल वैलिडेट स्टेट। लेकिन अगर आपको श्योरिटी नहीं है, आपको ये है कि यार ठीक है मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं एग्जिस्टिंग डेटा में, तो आप उसको एनेबल नो वैलिडेट स्टेट में लगा सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा, एग्जिस्टिंग डेटा को वो चेक नहीं करेगा, आज तक जो भी होता रहा, लेकिन अब जब भी आप न्यू वन वैल्यू एंटर करेंगे तो वो उसके ऊपर एनफोर्समेंट करेगा प्राइमरी की। ये उस वक्त जरूरी होते हैं कांस्टेंट्स की, ये उस वक्त स्टेट्स हैं जब आपके पास मल्टीपल सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसी बात हो जाती हैं डेटाबेसेस में, तो फिर आपको खुद चूज करना होता है किस मोड में कांस्टेंट को लेके जाएं। बाय डिफॉल्ट जब भी आप लिखते हैं ना, लाइक के ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम,
प्राइमरी की किस कॉलम पे लगाना है, उसके आगे अगर आप कुछ ना लिखें तो एनेबल वैलिडेट होता है। अगर आप लिख दें एनेबल नो वैलिडेट तो एग्जिस्टिंग डेटा को चेक नहीं करेगा, आने वाले को करेगा। एक होता है डिसेबल वैलिडेट। डिसेबल वैलिडेट मोड, अगर आप ये गारंटी लेना चाहें कि जी 10 मिनट के लिए आपके टेबल में किसी किस्म की कोई मैनिपुलेशन ना हो, अपने कांस्टेंट को डिसेबल वैलिडेट मोड में ले जाएं, नया डेटा वो इंसर्ट होने नहीं देगा, एग्जिस्टिंग डेटा को भी वो मॉडिफाई नहीं होने देगा। ठीक है, ये यूजुअली कांस्टेंट उस वक्त लगाया जाता है जब आप गारंटी लेना चाहते हैं कि यार नई कोई मैनिपुलेशन ना हो और एग्जिस्टिंग डेटा को साथ साथ चेक भी कर ले वो कि क्या ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड डिसेबल नो वैलिडेट, ना वो नए डेटा को चेक करता है ना वो एग्जिस्टिंग डेटा, या जिसे हम डिसेबल की स्टेट कहते हैं। जब कांस्टेंट को आप डिसेबल करते हैं तो इस स्टेट पे जाता है, एनेबल करते हैं तो वो डायरेक्ट इस स्टेट में आता है। बट इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं और ये आपके लिए खासी वाइटल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि जी अब आप किसी एक कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, यू वांट टू क्रिएट अ पीके, बनाएं, लेकिन अभी डिसेबल वैलिडेट स्टेटमेंट फोर्स करें, उससे फायदा क्या होगा, नई कोई रो एंटर नहीं होगी, एग्जिस्टिंग डेटा को वेरीफाई कर लेगा, फिर उसको एनेबल नो वैलिडेट में ले जाएं, वो एग्जिस्टिंग को छोड़ देगा, आने वाले को चेक करना शुरू कर देगा। जब श्योरिटी हो जाए कि दोनों ऑल राइट हैं, एग्जिस्टिंग और ओल्ड, देन उसको एनेबल वैलिडेट में ले जाएं। ठीक है, दिस वन इज अ ह्यूज बेनिफिट। सिंपल, इसके लिए ऑल्टर की कमांड, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम और आगे उसकी स्टेट कि वो कब चेक किया जाए। अनदर वन थिंग इज दैट कि कांस्टेंट एक तो होता है एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट कब हो, और दूसरा होता है उसकी वैलिडिटी कब चेक हो। देखिए आपने, मैं कहता हूं जी प्राइमरी की का कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट लगाने के बाद आपने टेबल में इंसर्ट करने की अटेम्प्ट की एक डुप्लीकेट रो। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन अभी कमिट नहीं हुई, एम्प्लॉय का टेबल है, आईडी है लाइक 100 200, आप दोबारा इसमें रो इंसर्ट करते हैं 100 के साथ, अभी तो आप कमिट भी नहीं कर रहे। जैसे ही आप इंसर्ट की कमांड लिखेंगे फौरन साथ ही एरर दे देता है कि जी दिस वन कांस्टेंट वायोलेटेड, कैन नॉट इंसर्ट। वो इस चीज का तो वेट नहीं कर रहा कि जब आप कमिट लिखें, वैसे आइडियली होना ये चाहिए कि जब आप कमिट लिखें वो उस वक्त रोल बैक करें। पहले ठीक है, पहले आप जब वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने दे। इट मीन्स कि होता क्या है, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आपके कांस्टेंट को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा होता है, और वो किस स्टेट में होता है, नॉन डेफरेबल स्टेट में। विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन उसे कहते हैं नॉन डेफर्ड कांस्टेंट चेकिंग। तमाम कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट नॉन डेफर्ड स्टेट, नॉन डेफर मीन वो वेट नहीं करते, ट्रांजैक्शन कमिट होने का वेट नहीं करते, वो पहले ही बता देते हैं जी कि इसने ये रूल वायोलेट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में जहां पे यू नेवर नोज कि भाई कितने क्लाइंट नोड्स हैं, किसने किस मोड पे किस चीज़ को अपडेट कर देना है, वहां पे आप अगले को बेनिफिट देना चाहते हैं। ठीक है, अगर अगला डुप्लीकेट वैल्यूज, जैसे स्टॉक है, स्टॉक भी रिमोट साइट से अपडेट होता है, परचेजिंग भी रिमोट साइट से होती है, ई स्टोर है आपका। ठीक है जी, आपने परचेज, शॉपिंग कार्ट और जो आपका अवेलेबल स्टॉक है उसके दरमियान प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप लगा हुआ है। स्टॉक में चीज होगी तो देन वो आपकी शॉपिंग कार्ट में एड अप करेगा, एल्स वो नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है कि आपका जो इसे कहते हैं स्टॉक भी रिमोट साइट से अपडेट हो सकता है। जस्ट लाइक इसे प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप है कि अगर पेरेंट की नहीं है तो चाइल्ड में वो एंट्री बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं इसे डेफर्ड मोड पे ले जाऊं फिर ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा, पेरेंट की एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप चाइल्ड में रिकॉर्ड डाल रहे हैं, डालते रहें, वो आपको टाइम दे रहा है, कब तक, जब तक आप कमिट नहीं करते। ट्रांजैक्शन कमिट करेंगे फिर वो चेक करेगा क्या पेरेंट में है, अगर पेरेंट में उतनी देर तक आ जाती है वैल्यू तो ठीक है, वैलिडेटेड, एल्स रोल बैक। एग्जैक्टली लाइक यहाँ पे भी कि अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, एंटर हो गया, ठीक है जी, ट्रांजैक्शन 10 मिनट के बाद कमिट होनी है, अगर 10 मिनट से पहले पहले ये 100 वाली रो डिलीट हो जाती है और कमिट हो जाती है तो ठीक है, आपकी ये जो नई वैल्यू इंसर्टेड है इसको टेकअप कर लिया जाएगा। एल्स क्या किया जाएगा, जब आज जैसे आप कमिट लिखेंगे वो वैलिड फौरन वो चेक करेगा, वैलिडेट करेगा कि डुप्लीकेट वैल्यू। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में
ट्रांजैक्शन यानी कॉन्स्टेंट चेकिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन आपकी कभी भी नॉन डेफरेबल स्टेट पे नहीं होती, बल्कि ऑलवेज डेफर्ड मोड के अंदर होती है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कह लें कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में तो हमारा गुजारा ही हमेशा नॉन डेफर्ड मोड में होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में डेफर्ड मोड एक्टिवेट करते हैं। डेफर्ड मोड के लिए आप दो काम है, इनिशियली इमीडिएट या इनिशियली डेफर्ड। डेफरेबल के अगेन दो मोड हैं। अगर आप इनिशियली इमीडिएट लिख देंगे तो ये बिल्कुल नॉन डेफर्ड की तरह काम करेगा, जबकि डेफर जिसका मतलब होता है कि पोस्टपोन कर दिया जाए किसी चीज को। इनिशियली डेफर्ड मींस कि यू आर गोइंग टू पोस्टपोन। अब जैसे देखिए कॉन्स्टेंट्स आपने लगाए हुए हैं, कॉन्स्टेंट्स के आगे कांस्टेंट का नाम किस कॉलम पे है, आगे आपने क्या लिखा है, नॉट डेफरेबल। अगर आप कीवर्ड नॉट डेफरेबल इधर नहीं भी लिखते, इट मींस नॉट डेफरेबल। यहां पे आप एनेबल वैलिडेट जो भी आपने स्टेट पढ़ी थी, अगर आप यहां पे ये दो कीवर्ड नहीं भी लिखते तो ये बाय डिफॉल्ट है। इट मींस कि जो आपका कांस्टेंट लगा है इट्स बाय डिफॉल्ट नॉन डेफरेबल, इट्स बाय डिफॉल्ट एनेबल वैलिडेट। हाँ, अगर स्टेट को ओवरराइड करना है तो यहां पे लिखें इनिशियली डेफर्ड और यहां पे लिखें एनेबल नो वैलिडेट या डिसेबल वैलिडेट या डिसेबल नो वैलिडेट। अगर इसके अलावा किसी और स्टेट पे जाना है, आपने 4 स्टेट्स पढ़ी, इसको लिखें ना लिखें एक ही बात है। ऊपर वाले को भी लिखें ना लिखें बाय डिफॉल्ट है। हाँ, अगर इन स्टेट्स को चेंज करना है तो आपको कांस्टेंट बनाते वक्त साथ उसकी स्टेट लिखनी पड़ेगी, देन वो इफेक्टिव होगी। एल्स ऑल्टर की कमांड के साथ आपको उसकी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। सो दो आपने एक तो वैलिडिटी के अकॉर्डिंगली कि कब कांस्टेंट इफेक्टिव होता है, डेटा को कब चेक करता है, उसकी 4 स्टेट्स पढ़ी, और एक के ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली डेटा कब आपका इसे कहते हैं कांस्टेंट कब चेक होता है। सो आपने पढ़ा कि बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट नॉट डेफरेबल मोड में होते हैं, वो ट्रांजैक्शन कमिट होने का वेट नहीं करता। जैसे ही आप कोई चीज इंसर्ट करते हैं उसी वक्त रोल बैक हो जाता है। लेकिन देखिए दोनों में बेनिफिट है। पहले वाली में क्या बेनिफिट है, से आपका एक सेशन ओपन है, आपने एक इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखी, इसमें एक वायोलेशन हो रही थी, सो उसने एरर दे दिया कि जी प्राइमरी की या फॉरेन की का एरर है। फिर आपने क्या किया, दूसरी अपडेट की स्टेटमेंट लिख दी, सो उसने 70 रोज अपडेट कर दी। अभी एक ही ट्रांजैक्शन चल रही है, एक ट्रांजैक्शन में आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिखें। फिर आपने क्या किया, एक डिलीट की स्टेटमेंट लिखी, उसने 700 रोज सक्सेसफुली डिलीट कर दी। फिर उसके बाद आपने दोबारा एक इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखी, उसने फिर एरर दे दिया। अब आप नीचे कमिट करते हैं, कमिट में एज अ वन ट्रांजैक्शन क्या होगा, जिस पे एरर आ गया ये रोल बैक हो जाएगा, ये चल पड़ेगा, ये चल पड़ेगा, इस पे एरर आ गया ये रोल बैक हो जाएगा। जिस पे एरर आया इट गोइंग टू बी रोल बैक, जो आपकी ठीक थी स्टेटमेंट्स इट गोइंग टू बी कमिटेड एज अ वन ट्रांजैक्शन। कमिट के बाद अगली स्टेटमेंट नई ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगी। सेशन एक ही है, एक सेशन में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आपकी हो सकती है। यह है जी नॉट डेफरेबल मोड। अगर आप आ जाए डेफरेबल मोड के अंदर तो जहां पे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वहां पे उसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है उसका, अगर उसमें एक भी स्टेटमेंट ने मसला दे दिया तो होल थिंग गॉन टू बी रोल बैक। उसमें क्या होता है, ठीक है जी आपका सेशन एक्टिवेटेड है, आपने एक इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखी, आपने 7 रोज इंसर्ट की, हो गई सक्सेसफुली हो गई। देन आपने डिलीशन का ऑपरेशन किया, 15 रोज डिलीट कर दी, ये भी सक्सेसफुल हो गया। ठीक डियर, उसके बाद आपने अपडेट किया, अपडेट में उसने 100 रोज को अपडेट कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट चेकिंग तो हो कोई नहीं रही, वो भी सक्सेसफुल हो गया। अब आपने लिखा जी कमिट। मसला था इस इंसर्ट की स्टेटमेंट में, पहली वाली स्टेटमेंट में कोई फॉरेन की का कांस्टेंट एक रो पे वायोलेट हो रहा था, नॉट 6, एक रो पे वायोलेट हो रहा था, लेकिन एज अ होल थिंग गॉन टू बी रोल बैक, सब की सब चीज एज अ वन रोल बैक में चली जाएंगी। सो ये इसका ड्रॉबैक भी है। हर एक चीज के बेनिफिट्स भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। सो आप इनिशियली डेफर्ड मोड में ज्यादा जिसे कहते हैं फिट रहते हैं, वहां पे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नहीं है। आपको पता है कि जिस स्टेटमेंट पे प्रॉब्लम आया सिर्फ उसी ने रोल बैक होना है, बाकी किसी ने रोल बैक नहीं होना, चलते जाएं। जबकि यहाँ पे फिर आपको इस सिचुएशन का ख्याल रखना पड़ेगा।
कि वो भी और